फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं कुछ और एमसीक्यूज ऑन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये। आप किससे भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट लेवल की या सेंट्रल लेवल की, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऑलरेडी हम इस पे जो है कुछ सेट्स सॉल्व कर चुके हैं, कुछ सेट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे सेपरेट प्लेलिस्ट में आपको वो प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, आप वहां जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन फॉर रॉकेट कंपोनेंट। तो भारत के कौन सी इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है भारत का पहला लार्जेस्ट 3D प्रिंटिंग मशीन जो कि रॉकेट के कंपोनेंट्स बनाएगा? आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर या आईआईटी हैदराबाद? तो इसका सही आंसर है आईआईटी हैदराबाद। और बात करें कि इस इंस्टीट्यूशन के साथ भारत की कौन सी एजेंसी जो है इन्वॉल्व है, जिसने मिलकर इस पर्टिकुलर 3D प्रिंटिंग को लॉन्च किया है, दैट इज DRDO। ठीक है, सो DRDO और दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और आईआईटी हैदराबाद ने मिलकर इस इंडिया की सबसे बड़ी 3D प्रिंटिंग मशीन को लॉन्च किया है फॉर द रॉकेट कंपोनेंट्स। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। Who has been posthumously honored with the Sahitya Akademi Award 2024 in the Dogri language category? So JNK का जो स्टेट लेवल का एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर के जो करंट अफेयर्स हैं, उनकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स न्यूज में रहते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि किन्हें 2024 में पोस्टहमसली यानी कि मरणोपरांत साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, एंड दैट टू इन डोगरी लैंग्वेज कैटेगरी। ठीक है, माधव कौशिक, चमन अरोरा, गुलजार सिंह संधू या नमिता गोखले? तो इसका सही आंसर है चमन अरोरा। चमन अरोरा जी को मिला है 2024 में पोस्टहमसली साहित्य अकादमी अवार्ड, और उनकी बुक जिसके लिए उनको ये अवार्ड मिला दैट इज एक होर अश्वत्थामा। तो आपको इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, जस्ट अ सेक। ओके, तो एक और अश्वत्थामा बुक का भी जो नेम है वो भी आपको याद होना चाहिए। और किसके द्वारा ये पर्टिकुलर अवार्ड जो है साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, इस अवार्ड में क्या दिया जाता है? एक कैश प्राइज होता है और एक कॉपर प्लक होता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द फ्रेज सत्यमेव जयते इज डिराइव्ड फ्रॉम विच टेक्स्ट? तो ये रिसेंटली न्यूज में रहा था, इसीलिए ये पूछा गया है कि सत्यमेव जयते जो है वो किस टेक्स्ट से डिराइव है। आई थिंक ये कभी प्रीलिम्स में यूपीएससी में भी पूछा गया था। तो ये जो फ्रेज है सत्यमेव जयते कि सत्य की हमेशा जीत होती है, ये किस टेक्स्ट से लिया गया है? ऋग्वेद, रामायण, महाभारत या मुंडका उपनिषद? सो करेक्ट आंसर है इसका मुंडका उपनिषद। और क्यों ये न्यूज में रहा था? रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि स्टेट एम्बलम जो है हमारा, दैट इज द लॉ एंड कैपिटल, उसका मिसयूज ना किया जाए, क्योंकि वो जो हमारा स्टेट एम्बलम है ये बिना इस फ्रेज के इनकम्प्लीट है। ठीक है, उसके नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में, दैट इज उसके इंक्लूड करने के बाद ही हमारा जो स्टेट एम्बलम है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, सो दैट्स वाई ये यूनियन मिनिस्ट्री से ये जो है आई थी बात की, इसका जो मिसयूज है उसे प्रिवेंट किया जाए, और अगर उस एम्बलम को यूज करना है तो इट शुड बी यूज्ड अलोंग विद द फ्रेज। और बात करें कि इस पर्टिकुलर एम्बलम को हमने कब अडॉप्ट किया था, तो दैट वाज इन 26 जनवरी 1950। ठीक है, 4 उसमें लॉइंस होते हैं जिसमें से विजिबल आपको सिर्फ 3 ही होते हैं। ठीक है, फ्रंट में और 2 साइड्स में, जो बैक साइड का होता है दैट इज नॉट विजिबल, और एक बेल शेप में लोटस होता है अगर कंप्लीट हम हमारे नेशनल एम्बलम की फिगर की अगर हम बात करें तो। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेटेड आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस इन स्पेस? तो यहां पूछ रहे हैं कि कौन सी कंट्री है जिसने सक्सेसफुली जो आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस है उसे डिमॉन्स्ट्रेट किया है। आर्टिफिशियली एक तो नेचुरल बेसिस पे होती है, वी ऑल नो, हमने स्कूल्स में पढ़ा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज करती है जो भी प्लांट्स हैं, और वो जनरेट करते हैं ऑक्सीजन को। बट आर्टिफिशियली इसे क्रिएट किया है स्पेस में, वो कौन सी कंट्री है फर्स्ट टाइम? चाइना, रशिया, जापान या ऑस्ट्रेलिया? सो करेक्ट आंसर इज चाइना।
चाइना जो है उसने सक्सेसफुली आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस को स्पेस में डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया है अपने एस्ट्रोनॉट्स की हेल्प से। क्लियर? चलिए, अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो 2025 में इस एक्सरसाइज को जो है किया गया था, साइक्लोन इसका नाम है। बताना है आपको भारत के साथ और कौन सी कंट्री जो है इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व थी। मालदीव्स, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या इजिप्ट। सो करेक्ट आंसर इज इजिप्ट। तो ऐसी बहुत सारी मल्टीपल एक्सरसाइजेस होती रहती हैं। तो जो भी मेजर एक्सरसाइज होती हैं, न्यूज में रहती हैं, वो आपको याद रखनी है। उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अब ये रिसेंट हुई थी, 2025 में हुई है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है मैंने आपके लिए लाया है। तो इजिप्ट और भारत की जो ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है दैट इज कॉल्ड साइक्लोन। साइक्लोन है उसका नाम। स्पेशल फोर्सेस ड्रिल है ये बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट। और अगर हम बात करें तो ये कहां हुई थी, फरवरी 10 to 23 तक ये जो है एक्सरसाइज कंडक्ट की गई इन राजस्थान, इन द महाराजा, यहां पे आप देख सकते हैं नाम रेंज का, दैट इज महाराजन फील्ड फायरिंग रेंज। It involves the special forces of both the countries focusing on counter-terrorism, high intensity combat and survival technique. तो एक्सरसाइजेस में किया गया जाता है, दोनों देश मिलकर, कोई भी मल्टीपल देश आपस में मिलते हैं, एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते हैं और टेक्नोलॉजी और जो भी कॉम्बैट फोर्सेस होती है उनका आदान प्रदान होता है, एक दूसरे का सपोर्ट किया जाता है कि इन फ्यूचर अगर कभी हो तो एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, What is the local name for Kashmir hand knotted carpet? तो कश्मीर में बनने वाले हैंड नॉटेड कारपेट का लोकल नाम क्या है? सोजनी, खतमबंद, कलबफी, कानी। तो खतमबंद की अगर हम बात करें तो वो तो जो सीलिंग में आप एक तरह से कहें नक्काशी की जाती है, दैट इज कॉल्ड खतमबंद। कानी जो है दैट इज द नेम ऑफ अ शॉल। और यहाँ पर बात हो रही है हैंड नॉटेड, मतलब हाथ से जो कारपेट्स बनाए जाते हैं। कश्मीर के कारपेट वैसे भी वर्ल्ड फेमस होते हैं, उनकी कारीगरी के लिए, नक्काशी के लिए बहुत ब्यूटीफुल कारपेट्स होते हैं। उनका आपको लोकल नेम, लोकल लैंग्वेज में उन्हें क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड कल बफी। आई होप मैं इसे सही प्रोनाउंस कर रही हूं, अगर मैं नहीं कर रही हूं तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज द लोकल नेम ऑफ कश्मीर हैंड नॉटेड कारपेट। Geographical indication registry Chennai has granted a new logo for Kashmir hand knotted carpet to preserve its exclusivity। तो क्यों ये न्यूज में रहा है? क्योंकि ये रिसेंटली एक नया लोगो जो है वो प्रोवाइड किया गया है कश्मीर के हैंड नॉटेड कारपेट्स को, ताकि उसकी जो एक्सक्लूसिवनेस है, उसकी आप एक तरह की जो यूनिकनेस है उसे प्रिजर्व किया जा सके। और लोकली इनको कलबफी के नाम से जाना जाता है। 15वीं शताब्दी से जो है इसकी शुरुआत हुई थी अंडर द रीन ऑफ सुल्तान ज़ैनुल अबदीन। और उन्होंने ही कारपेट वेविंग का जो आप एक तरह से कहे ट्रेडिशन है वो कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया था। पर्शिया और सेंट्रल एशिया से ये जो ट्रेडिशन है ये भारत आया था। और फारसी बफ एंड पर्शियन सहना नॉट्स आर ट्रेडिशनली यूज्ड इन कश्मीर कार्पेट्स। और सिंपल टूल्स लाइक वुडन और मेटल कॉम्स एंड शॉर्ट सीजर आर यूज्ड इन वेविंग। तो जो कारीगरी करने के लिए जो है बहुत सिंपल से टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लकड़ी या मेटल के कॉम्स वगैरह। और इसी के चलते कश्मीर के बहुत सारी चीजों को जो है जीआई टैग जो है वो मिला है। जैसे आप देख सकते हैं पेपर माचे, पश्मीना शॉल, कनी शॉल, सोजनी, खतमबंद, इन सबको जीआई टैग मिला ताकि उसकी यूनिकनेस को जो है प्रिजर्व किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, तो पल्सेस जो हैं वो बहुत ज्यादा न्यूज में थी, बहुत ज्यादा इनके बारे में बात की गई थी बजट के दौरान भी। तभी ये क्वेश्चन आपके लिए लाई हूं मैं कि दैट इज अ वर्ल्ड पल्सेस डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे। तो वर्ल्ड पल्सेस डे किस दिन मनाया जाता है? February 10, February 11, February 12 या February 13? सो इट इज ऑन February 10। तो हर एक क्वेश्चन का लाने का ना कुछ रीजन होता है। अगर उससे रिलेटेड कोई चीजें न्यूज में रही हैं तो आपको हर तरीके से उस न्यूज को कवर करना है, ठीक है। तो अगर पल्सेस रही हैं तो आपको ये भी याद रखना है कि पल्सेस जो है वो किस तरह की क्रॉप है, कब उगाई जाती है, कहाँ पे मैक्सिमम उसकी प्रोडक्शन होती है, भारत में कितनी होती है, भारत कौन से रैंक में है। सो उससे रिलेटेड आपको एज अ होल जो है प्रिपेयर करना है। इस तरह से आपके करंट अफेयर्स जो हैं वो प्रिपेयर होते हैं। सिर्फ एक लाइन अगर जो न्यूज में आप अगर सिर्फ उसके आप एक तरह से कहें कि सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे तो फिर आप जो है होली उसे कवर नहीं कर पाएंगे करंट अफेयर्स को। तो आपको उससे जुड़ी हर चीज की नॉलेज जो है वो गेन करनी होती है।
ठीक है, तो चलिए फरवरी 10 को बनाया जाता है वर्ल्ड पल्सेस डे, हर साल फरवरी 10 को बनाया जाता है, और ये डे हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस एंड न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ऑफ पल्सेस। ठीक है, कि पल्सेस कितनी ज्यादा जरूरी है, ना केवल हमारे शरीर के लिए बल्कि इन्वायरमेंटली भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन टू प्रमोट अवेयरनेस। और बात करें 2025 की थीम की, तो दैट इज पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम। तो दिस इज द थीम फॉर दिस ईयर। Question number 8. Which state is the host of 17th National River Rafting Championship 2025? तो 2025 की 2025 में होने वाली नेशनल रिवर राफ्टिंग जो है वो किस स्टेट में होने वाली है, कौन सा स्टेट जो है वो उसका होस्ट है, ये आपको बताना है। उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या मेघालय। सो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो 2025 में जो नेशनल रिवर राफ्टिंग होने वाली है दैट विल बी, जो कि 17th है, इट विल बी हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश विल होस्ट द 17th नेशनल रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप फ्रॉम मार्च 20 to 25। तो ये जो रिवर राफ्टिंग है ये मार्च महीने में होने वाली है 20 से 25 तक। कहां पर होगी? कुल्लू में होगी। क्लियर? और बात करें तो कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? द इंडियन राफ्टिंग फाउंडेशन विद द हिमाचल प्रदेश राफ्टिंग एसोसिएशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9. विच zoological park is home to India's first bio bank? तो कौन सा zoological park है जो भारत का पहला बायो बैंक बनने वाला है? पद्मजी नायडू हिमालयन zoological पार्क, नेशनल zoological पार्क, नंदनकनन zoological पार्क या नेहरू zoological पार्क। सो बात करें बायो बैंक की, तो एक्चुअल में बायो बैंक क्या करता है? यहाँ पे बात हो रही है कि भारत का कौन सा जियोलॉजिकल पार्क जो है वो पहला बायो बैंक बनने वाला है। बायो बैंक प्रिजर्व करता है सेल और टिश्यू के सैंपल्स को, जो भी एनिमल्स एंडेंजर्ड हैं, यानी कि जिनकी जो प्रजातियां हैं विलुप्त होने की कगार पर हैं, उनको खतरा है, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, तो उनके जो टिश्यू सैंपल हैं और जो सेल्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है, स्पेसिफिकली जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, और उन सैंपल्स को फ्यूचर रिसर्च के लिए यूज किया जाता है ताकि इन स्पीशीज को जो है एक्सटेंड होने से बचाया जा सके। स्पेसिफिकली जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आती है ना, उनको रिवाइव किया जा सके। तो यही मकसद होता है बायो बैंक का, जो स्पेसिफिकली सेल्स हैं और टिश्यू हैं उनको प्रिजर्व करके रखना। सो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क, जो कि कहां पर है? इट इज इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में है ये पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क। क्लियर? आई होप अब आपको बायो बैंक क्या है ये भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which state government has launched Jal Kalash initiative to prevent plastic waste from entering the Ganga? तो इस जो आप कहेंगे रिसेंटली महाकुंभ बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा है, तो गंगा यमुना ये जो संगम का रीजन है, इनके आसपास की जितनी भी न्यूज हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड एक है, क्योंकि गंगा यहाँ पे इंक्लूड होती है। तो आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जिसने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जल कलश के नाम से, और मकसद क्या है इस इनिशिएटिव का? कि जो भी प्लास्टिक वेस्ट है उसे प्रिवेंट करना है कि वो गंगा में एंटर हो, गंगा में एंटर होने से उसे रोकना है। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या वेस्ट बंगाल? सो करेक्ट आंसर है इसका, ये बहुत आसानी से आप इसका जो है अंदाजा लगा सकते हैं अगर आपको गंगा के कोर्स का पता है। सो दैट इज इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जल कलश इनिशिएटिव को, और प्रयागराज ड्यूरिंग महाकुंभ के रीजन में ही आप देखें तो बहुत ही ज्यादा, आप देखेंगे जैसे ही महाकुंभ खत्म होगा तो उसके बाद बहुत ही लार्ज स्केल पे हमें पोल्यूशन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बहुत लार्ज स्केल पे लोग वहां पे गए हैं, और जब कहीं इतनी ज्यादा गैदरिंग होती है तो जाहिर सी बात है कि पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है। ऑल्दो यमुना को क्लीन करने का प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, गंगा के लिए भी बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए जा रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे नमामि गंगा प्रोजेक्ट की अगर आप बात करें। सो इन सबका मकसद यही है, बट गवर्नमेंट अकेला कुछ नहीं कर सकती जब तक हम एज अ सिटीजन, एज आप एक तरह से कहें अवेयर सिटीजन, हम स्टेप नहीं उठाते, हम पूरी कोशिश नहीं करते कि हम किसी भी हालत में खुद से जो है जो भी वेस्ट है उसे गंगा में ना डालें, या जो भी प्लास्टिक वेस्ट है या चीजें हैं उन्हें पानी में, या नहरें हैं जो हमारी पवित्र नदियां हैं उनमें हम ना डालें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 11, विच कंट्री हैज रिसेंटली विटनेस द आउटब्रेक ऑफ ह्यूमन मेटानिमोनो वायरस? तो रिसेंटली ये न्यूज में था बहुत ज्यादा लास्ट टाइम, HMPV वायरस। तो कहां पे इसका आउटब्रेक जो है वो विटनेस किया गया था, किस कंट्री में? रशिया, ईरान, चाइना या इंडिया? सो दैट इज इन चाइना। चाइना में इस पर्टिकुलर जो वायरस है, ह्यूमन मेटानिमो वायरस, इसका आउटब्रेक जो है वो देखा गया था। और ये जो वायरस है इट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये भी एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शियस डिजीज है, जैसे कोरोना वायरस भी अगर हम जाने तो सबसे पहले हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये अफेक्ट करता था। तो सिमिलरली HMPV वायरस की अगर हम बात करें तो इट इज ऑल्सो अफेक्टेड द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। और सिम्टम्स की बात करें तो बहुत कॉमन से जैसे वायरल इन्फेक्शंस के रहते हैं, कफ, कंजेशन, फीवर, फटीग, बहुत कॉमन से जो है इसके सिम्टम्स हैं। और ये अगर हम कहें अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, एग्रीवेट हो जाए, तो इट कैन लीड टू ब्रोंकाइटिस एंड न्यूमोनिया ऑल्सो। और वैक्सीन की बात करें तो इसके लिए अभी कोई भी वैक्सीन नहीं है। प्रिवेंशन हम कर सकते हैं बाय द मेथड लाइक हैंड वॉशिंग और अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट एटसेट्रा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, Which state won the best tableau award at the 76th Republic Day? तो 76th Republic Day जो 2025 में हुआ, उसमें किस राज्य को मिला है, किस राज्य की झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला, ये आपको पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान? तो उत्तर प्रदेश की राज्य ने जीता है बेस्ट झांकी, बेस्ट टैब्ल्यू का अवार्ड इन 75th रिपब्लिक डे परेड। सो त्रिपुरा टैब्ल्यू की बात करें तो खर्ची पूजा, उसको मिला है सेकंड, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश टैब्ल्यू ऑन एथिकोपा बोमलू वुडन टॉयज, and Jammu and Kashmir Rifles won the best marching contingent among services while Delhi Police topped in the CAPF Auxiliary Forces category. So इसमें आपको एक तो राज्य का पता होना चाहिए कि किस राज्य को पहला जो है झांकी जिसकी है जो विन हुई है, दैट इज उत्तर प्रदेश, एंड दैट टू बी महाकुंभ, क्योंकि महाकुंभ इस साल होने वाला था 144 सालों के बाद। इस इतना बड़ा जो आप एक तरह से कहें ओकेजन था, सो इसीलिए उत्तर प्रदेश को जो की झांकी को मिला है पहला। और जम्मू एंड कश्मीर की कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट का अवार्ड मिला, ठीक है। सर्विसेज में सबसे बेस्ट कॉन्टिजेंट जो मार्चिंग कॉन्टिजेंट की अगर हम बात करें तो दैट इज टू द जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच सिटी विल द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स बी हेल्ड? तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि 2026 के होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स कहां होंगे? लंदन, ग्लासगो, मेलबर्न या टोरंटो? सो दैट विल बी हेल्ड इन ग्लासगो। तो 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाली हैं दैट विल बी हेल्ड इन ग्लासगो। नो, ग्लासगो इज इन स्कॉटलैंड। तो कभी कभी हो सकता है कि आपको ग्लासगो ना लिखा हो, स्कॉटलैंड लिखा हो, तो कंफ्यूज नहीं होना, दैट इज इन स्कॉटलैंड। फ्रॉम जुलाई 23 से अगस्त 2 तक होंगे 2026 में, दैट इज इन द नेक्स्ट ईयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who was awarded the 2024 Nobel Prize in Literature? तो नोबेल प्राइज जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बहुत बार, आपको पता है ये डिफरेंट कैटेगरीज में दिए जाते हैं। ये आपको लिटरेचर में होता है, ये इकोनॉमी में जो है ये दिया जाता है, ये मेडिसिन में भी दिया जाता है, देन इट इज गिवन इन द फिजिक्स में ये दिया जाता है, ये केमिस्ट्री में दिया जाता है, पीस में दिया जाता है, पीस के लिए भी ये दिया जाता है। सो बहुत सारी कैटेगरीज में दिए जाते हैं और जो दिसंबर मंथ के अराउंड ये दिए जाते हैं। तो पिछले साल का आपको याद रखना है क्योंकि 2025 के तो अभी आने हैं। सो हर एक कैटेगरी के विनर आपको पता होने चाहिए। आई थिंक पीस प्राइज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लिटरेचर। तो इस साल जो लिटरेचर में नोबेल प्राइज, बार बार पीस आ रहा है, नोबेल प्राइज किसे मिला है वो आपको बताना है। एंड इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज हैन कैंग। हैन कैंग को मिला है 2024 का नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ठीक है। और ये साउथ कोरिया के ऑथर है हैन कैंग, और उनकी पावरफुल पोएटिक प्रोज के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। और इनकी जो पोम्स हैं ये बहुत ब्यूटीफुली एड्रेस करती हैं जो भी हिस्टोरिकल ऐतिहासिक ट्रॉमास हुए हैं और जो भी ह्यूमन लाइफ्स की फ्रेजिलिटी है उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है लिटरेचर की कैटेगरी में। क्वेश्चन नंबर 15, विच डिजीज हैज इंडिया ऑफिशियली एलिमिनेटेड? भारत से उसे खत्म कर दिया गया है, बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया गया है, और इट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द WHO ने सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड कर दिया है कि ये जो पर्टिकुलर डिजीज है अब भारत में एग्जिस्ट नहीं करती है। वो कौन सी डिजीज है वो आपको बताना है। मलेरिया, ट्राकोमा, ट्यूबरक्लोसिस या पोलियो?
तो मलेरिया के केसेस हमें हर साल जो है, जब भी आप मानसून देखते हैं, जब भी मच्छरों का आता है, गर्मी आती है, तो ये हमें केसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो स्टिल एग्जिस्ट, ऑल्दो भारत ने जो है बहुत सारी स्कीम्स, निक्षय स्कीम की तरह बहुत सारी स्कीम्स लाई हैं और टारगेट किया है कि 2030 तक हम इसे एलिमिनेट कर पाएंगे, बट अभी नहीं हुआ है। पोलियो एलिमिनेट कर दिया है और भारत जो है वो तीसरी कंट्री बन गई है इस माइलस्टोन को अचीव करने के। और ट्रैकोमा की अगर हम बात करें तो ये आई इन्फेक्शन है, ठीक है, आई के इन्फेक्शन से रिलेटेड ये पर्टिकुलर डिजीज है। ओके, नेक्स्ट इज विच लैंग्वेज वर ग्रांटेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटेड बाय द कैबिनेट रिसेंटली। सो 2024 में आपको बताना है किन भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है। ऑलरेडी आप बात करें तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, इन सब लैंग्वेज के पास क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा था। अभी कुछ और लैंग्वेजेस को इसमें इंक्लूड किया गया है, वो कौन कौन सी है आपको बताना है। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज एंड बंगाली। तो ये कुल मिला के 5 और लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में लाया गया है। तो जब किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में लाते हैं तो उसके लिए एक जो अगर वहां उन पर्टिकुलर लैंग्वेज में कोई प्रोफेसर सीट नहीं है तो उसे क्रिएट किया जाता है, उसे और ज्यादा आप एक तरह से कहें प्रमोट किया जाता है, बहुत सारे बेनिफिट जो है प्रोवाइड किए जाते हैं लैंग्वेजेस के कैटेगरी में। सो इसीलिए क्लासिकल लैंग्वेजेस में जो भी भाषाएं इंक्लूड होती हैं उनकी ग्रोथ पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उनके प्रमोशन में बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी 6, ये 5 और जो है एड ऑन की गई हैं 2024 में। Which country will hold the 20th G20 presidency in 2025? तो 2025 की जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है? आप जानते हैं कि G20 का जो आप एक तरह से कहें परमानेंट प्रेसिडेंसी किसी के पास नहीं होती, हर साल ये रोटेट होती रहती है। तो 2025 में ये प्रेसिडेंसी किसके पास है ये आपको बताना है। ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया या इंडोनेशिया। सो करेक्ट आंसर इज साउथ अफ्रीका। 2025 में G20 की जो प्रेसिडेंसी है दैट इज विद द साउथ अफ्रीका। Question number 18. At which NTPC facility is the world first carbon dioxide to methanol conversion plant located? तो कहां पर वर्ल्ड का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल बनाने का जो प्लांट है वो लोकेटेड है। एनटीपीसी की ये फैसिलिटी है, आपको बताना है जगह का नाम, दादरी, सिंगरौली, रिहांड या विंध्याचल। नवंबर 8 2024 को जो है ये पावर जो आप एक तरह से कहें प्लांट जो है वो स्टैब्लिश किया गया था और इट इज लोकेटेड इन द विंध्याचल। विंध्याचल में ये सिचुएटेड है, लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल को कन्वर्ट करता है। जस्ट अ सेक। ओके, so that was about question number 18. Yes. Okay, question number 19 is what is Kudovalai system? रिसेंटली मेंशन इन न्यूज, तो ये न्यूज में था, आपको बताना ये पर्टिकुलर किस सिस्टम की बात हो रही है। कुदोवोलाई, क्या ये कास्ट सिस्टम है, क्या ये इलेक्टोरल सिस्टम है, क्या ये इरिगेशन सिस्टम है या ये टैक्स सिस्टम है। सो कुदोवोलाई जो है इट इज अ इलेक्टोरल सिस्टम, ये एक इलेक्टोरल सिस्टम है और ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि जो रिपब्लिक डे परेड हुई है उसमें तमिलनाडु की तरफ से जो टैब्लू आया था उसमें कुदोवलाई सिस्टम को फीचर किया गया था। जो पुराने समय में 10th सेंचुरी के अराउंड जो चोला एम्पायर जो कि सदर्न इंडिया में रहता था, स्पेसिफिकली आप बात करें तो तमिलनाडु रीजन में, वहां पर जो इलेक्टोरल सिस्टम अपनाया जाता था दैट वाज कुदोवलाई सिस्टम। तो इसी को फीचर किया गया था तमिलनाडु की टैब्लू में दिस साल इन द 26 जनवरी परेड। और बात करें कि किस तरह से यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट की जाती थी, तो इस सिस्टम के अंडर पूरे विलेज को वार्ड्स में कन्वर्ट किया जाता था। जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस होते हैं तो वार्ड्स में डिवाइडेड होता है सिटीज, तो उसी तरह से विलेज को वार्ड्स में किया जाता था और जो रेजिडेंट है वो फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते थे और बड़ा यूनिक प्रोसेस होता था। कंटेस्टेंट के जो नेम है वो पाम लीफ टिकट्स पे लगाए जाते थे जिसे वोलाई कहते हैं और उन्हें एक पॉट में रख दिया जाता था,
ठीक है, मतलब जितने भी कंटेस्टेंट खड़े हैं, जो भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उन सबके नाम एक पाम के पत्ते पे लिख दिए जाते थे और एक घड़े में डाल दिए जाते थे, और फिर एक बॉय आता था और वो टिकट्स को सिलेक्ट करता था, और इस तरह से इलेक्टेड लीडर्स जो है वो डिक्लेयर होते थे। जैसे आप देखेंगे कि कभी कभी जो छोटे लेवल पे जब कमेटीज डाली जाती हैं, जो घरों में आपने देखा होगा, जो लेडीज मिलकर कमेटीज डालती हैं, तो किसको फर्स्ट कमेटी मिलेगी या बाद में मिलेगी, वो भी इसी तरह से डालते हैं। चिट्स को इकट्ठा कर देते हैं और फिर किसी एक को बुला के बोलते हैं चिट्स उठाने के लिए, और जिसका नाम आता है वो उसे पहली मिल जाती है। उसी तरह से यहां पे भी प्रोसेस जो है वो किया जाता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच मिनिस्ट्री इशूड अ सर्कुलर एडवाइजिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल टू अवॉइड यूजिंग एआई टूल ऑन ऑफिशियल डिवाइसेस? तो किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली, आप देखेंगे कि एक सर्कुलर डाला था कि उन जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं और गवर्नमेंट में जो सिस्टम्स यूज किए जाते हैं, जो भी वहां पर एआई टूल्स का इस्तेमाल ना किया जाए। इवन चैट जीपीटी जैसे जो है, डीप सीक जैसे वेब्स को भी यूज करने के लिए मना किया गया ऑन द जो भी गवर्नमेंट की सिस्टम्स है। सो किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये सर्कुलर आया था, ये आपको बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। So it was from Ministry of Finance. Ministry of Finance ने ये सर्कुलर लाया था कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में यूज होने वाले सिस्टम्स हैं, वहां पर ऑफिशियल डिवाइसेस पर इन एआई टूल्स का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि इन एआई टूल से क्योंकि डाटा स्टोरेज जो है दैट इज इन डिफरेंट कंट्रीज, तो जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसका मिसयूज होने का या उसके चोरी होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, Which city has been announced as the second capital of Assam? तो भारत की नहीं, आसाम की दूसरी कैपिटल, सेकंड कैपिटल किस सिटी को अनाउंस किया गया है? डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहट या तेजपुर? So which city has been announced as the second capital of Assam? कमेंट सेक्शन में आप मुझे पहली कैपिटल जो है वो बताएंगे। रिसेंटली असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, 29 जनवरी 2025 के अराउंड इन्होंने अनाउंस किया है एक और सिटी को सेकंड कैपिटल, उसे डेवलप किया जाएगा एज अ कैपिटल ऑफ असम एंड इट विल बी डिक्लेयर्ड एज अ सेकंड कैपिटल ऑफ असम एंड दैट इज डिब्रूगढ़। पहली कैपिटल जो क्या है, एग्जिस्टिंग कैपिटल क्या है, वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, In which city was India's first automated biomedical waste treatment rig, Srijanam, inaugurated? तो आपको बताना है कि भारत का पहला ऑटोमेटिक बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेंट करने का प्लांट जिसका नाम है श्रीजनम, वो कहां पर स्टैब्लिश किया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बायोमेडिकल वेस्ट जो भी हॉस्पिटल वगैरह से वेस्ट निकलते हैं उनका ट्रीटमेंट के लिए, एंड द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली जो एम्स है वहां पर इसे जो है इनॉग्रेट किया गया है और इसका नाम क्या है, श्रीजनम। तो एग्जाम में आपको सिर्फ टर्म दी जा सकती है और फिर ऑप्शन में दिया जाए आपको कि ये क्या है, क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड को मेथनॉल में कन्वर्ट करने का प्लांट है, क्या ये बायोमेडिकल ट्रीटमेंट प्लांट है, या फिर क्या ये किसी रॉकेट का नाम है। तो मल्टीपल ऑप्शंस दिए जा सकते हैं आपको, ध्यान रखिएगा। श्रीजनम क्या है, ये एक बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है। कहां पर स्टैब्लिश किया गया है, एम्स दिल्ली में। What is the primary health hazard found in the Ganga river at Prayagraj during the महाकुंभ मेला? तो महाकुंभ मेला के दौरान प्रयागराज गंगा में कौन सी एक जो प्राइमरी हेल्थ हजार्ड जो है वो देखने को मिला है, ये आपको बताना है। ई कोलाई, फीकल बैक्टीरिया, साल्मोनेला, कैलिफॉर्म बैक्टीरिया। So recently it has been found that the presence of fecal coliform जो है वो जो है देखने को मिला था बैक्टीरिया इन द गंगा रिवर प्रयागराज में, और जिसने बहुत ही सीरियस हेल्थ कंसर्न्स को रेज कर दिया स्पेशली ड्यूरिंग द महाकुंभ मेला। सो फीकल कॉलिफॉर्म से ये क्लियर होता है, इट आई थिंक ये दोनों चीजें कवर हो गए। ओके, यहाँ पे आप इसके आगे एड ऑन कर लीजिएगा फीकल कॉलिफॉर्म। ठीक है, ये जो नीचे लिखा गया है फीकल कॉलिफॉर्म, करेक्ट आंसर है हमारा फीकल कॉलिफॉर्म। और जहां पे भी किसी भी बॉर्डर बॉडी में अगर फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है तो इट मींस कि ह्यूमन वेस्ट और एनिमल वेस्ट जो है वहां पे मिक्स हो रहा है, और इसी के जो एविडेंसेस जो हैं वो गंगा में देखने को मिले हैं इन द महाकुंभ मेला। क्वेश्चन नंबर 24 इज विच कंपनी लॉन्च द AI powered कस्टमर सपोर्ट प्लेटफॉर्म नगेट? तो किस कंपनी ने
AI सपोर्ट कस्टमर प्लेटफॉर्म, कस्टमर्स की सपोर्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो कि AI पावर्ड है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। नाम है उसका नगेट। सो आपको बताना है किस कंपनी ने ये लॉन्च किया है, ब्लिंकिट, हाइपरप्योर, जोमैटो या स्विगी। Which company launched the AI powered customer support platform Nugget? और इसका सही आंसर है जोमैटो। क्लियर? तो जोमैटो ने लॉन्च किया है इस पर्टिकुलर कस्टमर सपोर्ट प्लेटफॉर्म को जिसका नाम है नगेट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज which region's handmade craft will be certified under the seal of authenticity initiative? किस राज्य में बनने वाले हैंडक्राफ्ट्स को सर्टिफाइड किया जाएगा अगेन अंडर द सील ऑफ ऑथेंटिसिटी इनिशिएटिव? तो एक नया इनिशिएटिव लाया गया है दैट इज कॉल्ड सील ऑफ ऑथेंटिसिटी। इनके अंडर किस राज्य के हैंडमेड क्राफ्ट्स को सर्टिफाई किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड या पंजाब? करेक्ट आंसर है इसका जम्मू एंड कश्मीर। So, the Seal of Authenticity initiatives aim to certify handmade crafts from Jammu and Kashmir, ensuring their qualities, traditional authenticity and ownership. और इस प्रोग्राम को अनाउंस किया गया था एट द 60th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इन श्रीनगर। तो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल जो लास्ट ईयर श्रीनगर में हेल्ड हुई थी वही अनाउंस किया गया था इस इनिशिएटिव को, दैट इज सील ऑफ ऑथेंटिसिटी, जिसके अंडर जम्मू एंड कश्मीर में बनने वाले सभी हैंडक्राफ्ट्स को सर्टिफाई किया जाएगा ताकि उनकी क्वालिटी, उनकी ट्रेडिशनल ऑथेंटिसिटी और ओनरशिप को प्रिजर्व किया जा सके। सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। आज हमने टोटल 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूज में रहे हैं, कुछ स्पोर्ट्स से थे, कुछ रिसेंट इवेंट्स में थे। तो इस तरह से टोटल 25 क्वेश्चंस को आज हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको ये सीरीज जो है वो हेल्पफुल लग रही होगी, आप इस सीरीज से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। इफ यू लाइक इट, डू लाइक द वीडियो, शेयर इट और डू सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।